अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है। ये है इंडिया का स्पेस मिशन यानी कि चंद्रयान 3, जिसने सक्सेसफुली अपनी लैंडिंग मून के साउथ पोल पर कर ली है। इस मिशन को लीड किया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को स्पेसिफिकली स्टडी करने से पहले हम जानेंगे लूनार मिशंस के बारे में, यानी मून के रिलेटेड जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं। अगर हम रफली बात करें तो ये तकरीबन 5 टाइप्स बनती हैं लूनार मिशंस की, जो कि मून के रिलेटेड स्पेस मिशंस होते हैं। इन टाइप्स में से सबसे पहली और सिंपल टाइप है फ्लाई बाय मिशंस, यानी कि वो मिशंस जिसमें से स्पेस क्राफ्ट मून की सरफेस के करीब से गुजरता है और गुजरते गुजरते स्टडी करता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज। दुनिया का पहला फ्लाई बाय मिशन किया था यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत यूनियन ने 1959 के जनवरी के महीने। इसके 2 ही महीने बाद यानी कि मार्च 1959 ने अमेरिका ने भी अपना फ्लाई बाय मिशन लॉन्च। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के इस प्रोजेक्ट का नाम था लूना 1, जबकि अमेरिकन प्रोजेक्ट का नाम था पायोनियर 4। इन दोनों मिशंस का मकसद था मून को एक डिस्टेंस से स्टडी करना, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून की सरफेस के करीब से गुजरेगा और उसको स्टडी करेगा। उसी साल यानी कि 1959 के अक्टूबर के महीने में यूएसएसआर ने एक और स्पेस मिशन लॉन्च किया लूना 3 के नाम से, जिसके रिजल्ट में पहली मून की तस्वीर सामने आई। मून की सिंपल तस्वीर नहीं बल्कि उस साइड की तस्वीर जो अर्थ से नॉर्मली नजर नहीं आता, यानी कि डार्क साइड ऑफ द मून। ये मून के रिलेटेड स्पेस प्रोजेक्ट की सबसे सिंपल टाइप थी। अब आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है ऑर्बिटर मिशंस। ऐसे मिशंस में दरअसल जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो मून के गिर्द मदारों में घूमता है, जिन्हें लूनार ऑर्बिट्स कहते हैं, और उन ऑर्बिट्स में रहकर वो मून के सरफेस और एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करता है और अपनी रीडिंग्स लेता है। दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की तरफ से ही 1966 में लूना 10 के नाम से। आज तक दुनिया में तकरीबन 40 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं। अब आते हैं इन मिशंस की तीसरी टाइप की तरफ, जो कि है इम्पैक्ट मिशंस। दरअसल ऑर्बिटर मिशंस जिनका जिक्र अभी मैंने किया है उनके अंदर एक प्रोसेस ऐड करने से इम्पैक्ट मिशंस बन जाते हैं। दरअसल ऑर्बिटर मिशंस में जो स्पेसक्राफ्ट मून के गिर्द घूम रहा था उसी का एक हिस्सा उतर कर क्रैश लैंड करता है मून पे। इस क्रैश लैंडिंग की वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है मून सरफेस की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें इम्पैक्ट मिशंस कहा जाता है। अब ये क्रैश लैंडिंग करवाई क्यों जाती है? जब वो इंस्ट्रूमेंट क्रैश लैंड कर जाएगा तो वो तो टूट जाएगा, उसका तो कोई मकसद ना हुआ। दरअसल इसका मकसद ये होता है कि वो जब तक क्रैश लैंड करता उससे पहले पहले वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, जितनी रीडिंग उससे लेनी होती है वो ले लेता है, यानी कि वो स्पेस क्राफ्ट से लेकर मून की सरफेस तक के दरमियान के सफ़र को वो रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि एक रीडिंग के तौर पर साइंटिस्ट के पास मौजूद होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं चंद्रयान 1 की, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये भी इम्पैक्ट मिशन ही था। चंद्रयान 1 का एक हिस्सा जिसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है वो दरअसल में इस मिशन से उतर कर मून पर क्रैश लैंड कर गया था। ये एक मिशन का हिस्सा था। इस मून इम्पैक्ट प्रोब में दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर था, जो हर 4 सेकंड के बाद अपनी रीडिंग्स लेता था। इसका नाम चेस था, यानी कि चंद्रास आल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये बात सामने आई थी पहली दफ़ा कि मून की सरफेस पर वाटर मौजूद है। चंद्रयान 1 में नासा ने भी अपना एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया था जिसे M3 कहते हैं, मून मिनरोलॉजी मैपर। ये इंस्ट्रूमेंट दरअसल किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता था, खास करके मिनरल्स की। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाके क्रैश लैंड किया मून की सरफेस पे तो वहाँ से कुछ मिट्टी उड़ी, तो इस M3 टूल ने जाके उस मिट्टी को एनालाइज किया, जिसके बाद ये बात साबित हुई कि वाकई में पानी मौजूद है। तो दोस्तों, इन मिशंस की अब चौथी टाइप के बारे में बात करते हैं। ये टाइप है लैंडर मिशंस। ऐसे मिशंस में दरअसल में स्पेसक्राफ्ट के एक पार्ट को मून पर लैंड करवाया जाता है। ये दरअसल में एक सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए जिसमें कोई क्रैश नहीं होना चाहिए। ये करना इंतहाई मुश्किल था और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी इसे करने के लिए। इसी वजह से पहली 15 अटेम्प्ट्स फेल गई। इसे पहली बार किया था 1966 में। एक बार फिर से वही नाम, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। इसने दरअसल पहली बार चांद की सरफेस पर जाकर उसकी तस्वीर ली थी, और ये कोई हाई रेजोल्यूशन पिक्चर नहीं थी क्योंकि ये ली भी 1966 में गई थी और चांद पे जाके ली गई थी। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इन मिशंस की 5वीं टाइप के बारे में, जो कि है रोवर मिशंस। तो दोस्तों, अगर लैंडर मिशंस की बात करें तो इन्हीं के ऊपर अगर एक और प्रोसेस ऐड कर दें तो ये रोवर मिशन बन जाते हैं। लैंडर मिशन में दरअसल ये होता है कि एक पार्ट ने लैंड किया और वो वहीं रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, जबकि अगर उसकी जगह हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स लगा दें, रोबोट या फिर गाड़ी टाइप, तो उसको कहते हैं रोवर मिशन, जो कि वहाँ पर चांद पे जाकर मूव कर सकता है। नवंबर 1970 में पहला सक्सेसफुल रोवर मिशन किया गया था, और कंट्री का नाम तो आप गेस कर ही सकते हैं, ये थी वही सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। हम मिशंस के टाइप्स की इस लिस्ट में एक और कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे ह्यूमन मिशन कह सकते हैं।
जिसमें इंसान खुद स्पेसक्राफ्ट से उतरकर मून पे लैंड कर वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इस तरह का पहला मिशन दरअसल में सोवियत यूनियन की तरफ से नहीं किया गया था, बल्कि ये पहली बार था जब अमेरिका बाजी ले गया। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून पर कदम रखा और ये पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर कदम रखा। इसके बाद सिर्फ 12 लोग ही मून पर कदम रख पाए हैं और लास्ट मिशन 1972 में नासा की तरफ से किया गया था इस बारे में। इसके बाद किसी ह्यूमन ने चांद पर कदम नहीं रखा। दरअसल में फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ने पहले कदम रखा फर्स्ट रोवर से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल में मशीन को पहले चांद पर जाना चाहिए था और सब ऑब्जर्व करने के बाद फिर इंसान को उतरना चाहिए था। दरअसल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मशीन को बनाने में और क्या कंडीशंस उसको बनाने के लिए चाहिए, इनका पता लगाने के लिए ह्यूमन का वहाँ जाना ज़रूरी था। और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी उस रोवर को बनाने के लिए, उसके मेकअप के लिए, जो कि उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जो कि दरअसल में एक रोवर मिशन था। इस रोवर मिशन में दरअसल में सबसे पहले लैंडर ने लैंड करना था। इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, जिसने लैंड करना था और इसके अंदर से एक रोवर ने निकलकर मून सरफेस पे जाना था। इस रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था कि अचानक से 6 सितंबर 2019 जबकि विक्रम लैंडर ने लैंड करना था और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर ने निकलना था, तब अचानक से विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 से अलग होता है। सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय ये विक्रम लैंडर अचानक से क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इसको एक सॉफ्टवेयर ग्लिच बताया जाता है, जबकि इसरो ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसरो ने दरअसल में इसे क्रैश माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि विक्रम लैंडर दरअसल मून की सरफेस पे मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल इसरो ने कभी भी मीडिया पर नहीं शो की। फाइनली जब प्रेशर इसरो पर बढ़ता गया तो 1 जनवरी 2020 को इसरो ने ये एडमिट कर लिया कि विक्रम लैंडर दरअसल में क्रैश हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर ने दरअसल में डिटेल बताई कि जब विक्रम लैंडर 2 किलोमीटर ऊपर था मून की सरफेस से, तो अपने पाथ से दरअसल में भटक गया और जब वो सरफेस से सिर्फ 335 मीटर ऊपर था तो उसने इसरो से मुकम्मल कॉन्टैक्ट खो दिया। पहली बात तो ये कि विक्रम लैंडर अपनी पाथ से इधर उधर हो गया था, और दूसरी बात जब उसको 400 मीटर की ऊंचाई पे होना था तो उसे वेलोसिटी अपनी मुकम्मल खो देनी थी। उसका थ्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, जबकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 212 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर थी। इसरो ने दरअसल में बताया कि विक्रम लैंडर के 5 इंजन में से एक के अंदर थ्रस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। इंजन के इस ग्लिच की वजह से विक्रम अनस्टेबल हुआ और अपने पाथ से मुड़ गया। विक्रम लैंडर को दरअसल में मून की सरफेस के करीब जाकर फोटोज़ लेना थी और फिर उस फोटो से डिसाइड करना था कि कौन सी जगह सूटेबल रहेगी अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। लेकिन जब एक इंजन के उस थ्रस्ट की वजह से विक्रम अनस्टेबल हुआ तो वो ये डिसाइड ना कर पाया कि लैंडिंग कहाँ की जाए। जब इंजन के उस थ्रस्ट की वजह से ये अनस्टेबल हुआ, अपने पाथ से थोड़ा मुड़ा, तो इसने स्पिन करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश की, जबकि इसके सॉफ्टवेयर में एक चीज़ इंस्टॉल की गई थी कि ये कितनी तेज़ी से स्पिन कर सकता है। तब ये सारी प्रॉब्लम्स मिली तो रिजल्ट ये निकला कि विक्रम क्रैश लैंड कर गया। अब जो मिशन चंद्रयान 2 नहीं कर पाया वो सौंपा गया चंद्रयान 3 को, जिसने हाल ही में अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है मून के साउथ पोल पर, जिसके अंदर कुछ चेंजेस भी की गई और मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश की गई। बहुत से रिस्क्स कम किए गए और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज ऐड की गई। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग एरिया की। चंद्रयान 2 को लैंडिंग एरिया दिया गया था 500 × 500 मीटर, यानी कि 500 बाय 500 का एक पैच, जबकि चंद्रयान 3 को इससे बड़ा एरिया दिया गया। ये एरिया है 4 किलोमीटर × 2.4 किलोमीटर का एरिया, एक बहुत बड़ा पैच। ये एरिया पिछली बार के एरिया से तकरीबन 40 गुना ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात, चंद्रयान 3 में दरअसल जो विक्रम लैंडर है उसके अंदर ज़्यादा फ्यूल रखा गया है ताकि मून की सरफेस के ऊपर ज़्यादा देर ठहर सके और अच्छे से लैंडिंग एरिया डिसाइड कर सके। तीसरी बात, जो सॉफ्टवेयर चंद्रयान 2 में इंस्टॉल किया गया था उसको अपग्रेड किया गया है चंद्रयान 3 में। अब चंद्रयान 3 का ये विक्रम लैंडर तेज़ी से भी स्पिन कर सकता है। चंद्रयान 2 को दरअसल में हाफ सक्सेस माना जाता है, यानी कि विक्रम बेशक फेल हो गया, लेकिन जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो दरअसल में आज भी घूम रहा है और चंद्रयान 2 के उसी ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरें इस नए विक्रम लैंडर में इंस्टॉल की गई हैं, जिससे वो सॉफ्ट लैंडिंग की जगह अच्छे से ढूंढ सकता है। बाकी विक्रम लैंडर के स्ट्रक्चर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं, यानी कि चंद्रयान 2 से ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, इसकी लेग्स खास करके, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए हैं इसकी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए। बाकी इस नए विक्रम लैंडर का काम भी वही है जो कि चंद्रयान 2 का था, मून के साउथ पोल पर लैंड करना और वहाँ पर एक रोवर को प्लेस करना। मून के साउथ पोल पर दरअसल कुछ ऐसे क्रेट्स हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती, जिनके साए में अभी भी माना जाता है कि आइस या वाटर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। चंद्रयान 3 का काम है उसी को स्टडी करना। अब चूंकि ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और रोवर प्लेस कर दी गई है, लिहाजा इसके पास सिर्फ 1 ल्यूनर डे का टाइम है अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए।
आप ये सोचकर हैरान हो गए होंगे कि ये 1 डे का टाइम तो ख़त्म हो गया। ये दरअसल में ल्यूनर 1 डे है, यानी कि मून का 1 डे, अर्थ का 1 डे नहीं है। मून का 1 डे दरअसल में अर्थ के 1 महीने के इक्वल होता है। इस लूनार 1 डे में दरअसल में अर्थ के 2 हफ्ते के दिन और 2 हफ्ते की रात होगी। इसमें चंद्रयान 3 के पास काम करने के लिए सिर्फ दिन का वक्त शामिल होगा। इसमें चंद्रयान 3 के पास काम करने के लिए सिर्फ 15 दिन अर्थ के शामिल होंगे। ये काम दिन के लिए ही क्यों स्पेसिफिक किया गया? क्योंकि रात में ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि रात को इंतहाई ठंडी हवाएं चलती हैं मून पे। टेम्परेचर तकरीबन -232 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। चंद्रयान 3 के इस मिशन में दरअसल में 3 मॉड्यूल हैं, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में दरअसल विक्रम लैंडर आता है जिसका वजन 1750 किलोग्राम है। रोवर मॉड्यूल में दरअसल में वो रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था वो आता है जिसका वजन तकरीबन 26 किलोग्राम है। दरअसल में ये तो बहुत छोटी से साइज़ की चीज़ें हैं, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो आपने अक्सर पिक्चर्स में देखा होगा वो दरअसल में क्या है? वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, यानी कि जिसके अंदर सारा फ्यूल है और सारी कवरिंग है जो इस सारे इंस्ट्रूमेंट को स्पेस में ले जाएगा। उसका काम सिर्फ इतना है। सबसे पहले रोवर और लैंडर मून के उस ऑर्बिट में गए। 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने के बाद वो लैंडिंग के लिए रिलीज हो गए। चंद्रयान 3 में दरअसल में कोई भी ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं रखा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो अभी तक वर्किंग है। दरअसल ऑर्बिटर मॉड्यूल वही चंद्रयान 2 का ही यूज़ किया जाएगा जो कि पहले से ही रोटेट कर रहा है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा 3 से लेकर 6 माह तक। चंद्रयान 3 के इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में दरअसल में एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया गया था जिसे स्पेक्ट्रोपोलैरिमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म शेप है। इसका काम दरअसल स्पेस में एक्सोप्लैनेट्स यानी कि छोटे छोटे प्लैनेट्स की तलाश करना है। अगर हम चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान रोवर के अंदर दरअसल में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, LIBS और APXS, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये फुल फॉर्म है LIBS की। ये इसका काम दरअसल मून की सॉइल को एनालाइज करना है, क्या उसके अंदर मिनरल्स वगैरह हैं या नहीं, उसके अंदर पानी की मौजूदगी है या नहीं और कितनी है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS की फुल फॉर्म है। LIBS दरअसल में जो काम सॉइल के साथ करेगा, APXS वही काम स्टोन्स के साथ करेगा, यानी कि उनकी कंपोजिशन वगैरह चेक करेगा। जब रोवर के ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ये सारे काम कर रहे होंगे तो विक्रम लैंडर इनकी पिक्चर्स बनाएगा और ये पिक्चर्स उम्मीद है हमें जल्द ही देखने को मिलेंगी। इसी तरह विक्रम लैंडर पर भी 4 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इनमें सबसे पहला है रामभा, RAMBHA, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये फुल फॉर्म है रामभा यानी कि RAMBHA की। ये दरअसल में मून की सरफेस पे मौजूद छोटे छोटे पत्थरों को ब्रेक डाउन करेगा और मेल्ट करेगा एक लेजर बीम की मदद से और इनसे रिलीज होने वाली गैस को एनालाइज करेगा। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है चेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है दरअसल में थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और उनकी रीडिंग लेकर उन्हें सेंड करना। इन थर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे मेन साउथ पोल का टेम्परेचर है। इसमें तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इल्सा यानी कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये इंस्ट्रूमेंट दरअसल मून पे आने वाले जलजलों यानी कि मून क्वेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि वो किस फ्रीक्वेंसी और किस इंटेंसिटी में आते हैं। इसमें चौथा इंस्ट्रूमेंट दिया है नासा ने, LRA, लाइट रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। अब इस लाइट रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे का काम क्या है? इसका काम है दरअसल में अर्थ से सिग्नल को बाउंस करना लेजर की मदद से। इस तरह के 5 रेट्रो रिफ्लेक्टर्स पहले ही मून की सरफेस पे मौजूद हैं जो कि अर्थ के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनका मकसद दरअसल में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली के रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि चंद्रयान 3 का ये जो विक्रम लैंडर है और ये जो रोवर है ये किस डिस्टेंस पे और साउथ पोल पे कहाँ पर मौजूद हैं एग्जैक्टली। चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल होने के साथ ही इंडिया 5वां मुल्क बन गया था मून सरफेस को टच करने वाला। इससे पहले ये काम USSR, अमेरिका, जापान और यूरोपियन स्पेस यानी कि यूरोप ने कर रखा था। जो काम चंद्रयान 3 अब कर रहा है इसको दरअसल में 2019 में ही हो जाना चाहिए था अगर चंद्रयान 2 फेल ना होता तो। लेकिन इसके साथ ही इसरो ने एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया चंद्रयान 3 के साथ, जो कि अभी सक्सेसफुली लैंड हो चुका है साउथ पोल पर। 2008 में इंडिया के मून को टच करने के बाद 4 कंट्रीज ने ऐसा किया है, चाइना, इजराइल, लग्जमबर्ग और UAE। इन्होंने ये काम 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में किया है रिस्पेक्टिवली। अब फ्यूचर में मज़ीद ऐसे मिशंस भी लॉन्च किए जाएंगे जिसमें से स्पेस में से ह्यूमन बीइंग्स को मून पर ले जाया जाएगा। दरअसल में जो लोग ऐसा करेंगे वो अभी तक का फॉर्थेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे मून तक। इंडिया का नेक्स्ट बड़ा मिशन होने वाला है गगनयान, जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाएंगे। ये दरअसल में इनिशियली प्लान किया गया 2022 में, लेकिन चंद्रयान के फेल होने की वजह से चंद्रयान 3 बना, जिसकी वजह से ये मिशन 2025 में चला गया। अब अमेरिका का अगला मिशन यानी कि आर्टेमिस 2
प्लान किया गया है नवंबर 2024 में, जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर मून के ऑर्बिट में भेजेंगे। ये दरअसल में अब तक के स्पेस का सबसे लंबा ट्रैवल करने वाले एस्ट्रोनॉट्स होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।